सिस्टम लॉक, शाबाश। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में इनपुट ऑथराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन और बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम, एक्सप्लेन कीजिए। बैलेंस कंफर्म करते हैं डाटा से, फिर ट्रांजैक्शंस एंटर करने से पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस हमारा टैली है कि नहीं, और ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद भी देखते हैं ट्रायल बैलेंस टैली है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। अगर पहले इक्वल है और उसके बाद आउट हो गया, इसका मतलब है कि हमारी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हुई है। यह है बैलेंसिंग का कंसेप्ट। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में इन्होंने कहा मेरे भाई दो एग्जांपल्स दिए ऑनलाइन में, इनपुट ऑथराइजेशन और इनपुट वैलिडेशन। इनपुट ऑथराइजेशन की एग्जांपल बताइए। वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो डाटा एंटर कर रहा है। कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो ऑथराइज पर्सन हो? सिस्टम को कैसे पता चलेगा ये ऑथराइज पर्सन है? पासवर्ड, शाबाश। और ये हो गया इनपुट ऑथराइजेशन। इनपुट वैलिडेशन का कंट्रोल बताइए। रेंज टेस्ट हो सकता है और लिमिट टेस्ट हो सकता है, शाबाश जी मेरे भाई। रेंज टेस्ट और लिमिट टेस्ट में क्या फर्क है जी? आप इसमें किसमें, रेंज टेस्ट में क्या लिमिट टेस्ट में? रेंज टेस्ट में जी, कि हम प्रीसेट अमाउंट की रेंज में आ रही हो न्यूमेरिक वैल्यू जो एंटर की है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट्स असाइन की जाती हैं रेंज टेस्ट। और लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक लिमिट लगाई जाती है, या मिनिमम वाली या मैक्सिमम वाली। अगर फर्ज कीजिए आपने इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल लगाना है सेल्स सिस्टम पे, ठीक है, सेल्स सिस्टम पे ये डेटर्स जो हैं उनका जो सेल्स ऑर्डर अप्रूव किया जाए कस्टमर्स को, ठीक है, तो वो उनकी क्रेडिट लिमिट से एक्सीड ना करें। बताइए रेंज टेस्ट एप्रोप्रिएट है या लिमिट टेस्ट? लिमिट टेस्ट, क्योंकि हमें सिर्फ एक एंड को फॉलो करना है कि एक्सीड ना हो बैलेंस, ठीक है जी मेरे भाई। ये जो एंड पे है, हमने कंट्रोल्स की डिफरेंट टाइप्स, कंट्रोल्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। एक क्लासिफिकेशन थी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स, और एक क्लासिफिकेशन थी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स और कंट्रोल्स ओवर डाटा ट्रांसमिशन। जनरल कंट्रोल्स को डिफाइन कर दीजिए। इन विच वी डिस्कस या विच अफेक्ट मैनी एप्लीकेशंस, विच अफेक्ट मैनी एप्लीकेशन, ठीक है। एक तो मैनी एप्लीकेशन वाली बात, एक और बात भी है इसके बाद आगे, कि क्या करता है, कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जनरल। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? हाँ, अदर एप्लीकेशंस को। जिस तरह विंडो सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाकी की एप्लीकेशंस को चलने में, बाकी के सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो ये विंडो वाली एग्जांपल हमारी जनरल कंट्रोल हो जाएगी, और बाकी की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल वगैरह एक्सप्लोरर, ये हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स को डिफाइन कीजिए जी मेरे भाई, आप बताइए एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इंडिविजुअल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन की एग्जांपल बताइए, जैसे पेरोल एप्लीकेशन, सेल्स एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा पॉइंट भी था, एक तो ये था ना कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए एक और पॉइंट भी था कि ये ट्रांजैक्शंस के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को इंश्योर करते हैं। इनपुट ऑथराइज हो, प्रोसेसिंग एक्यूरेट हो, और आउटपुट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या इंश्योर करते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को, ठीक है। जब एप्लीकेशन कंट्रोल को डिफाइन करना है आपने, तो दो पॉइंट्स पे डिफाइन करना है। एक तो ये हो गया सिंगल एप्लीकेशन, और दूसरा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट वाली बात करनी है। इसी तरह जनरल कंट्रोल्स को जब डिफाइन करना है, एक तो मैनी एप्लीकेशन वाली बात करेंगे, और फिर उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली पॉइंट भी आपने लिखना। क्लियर हो गया जी मेरे भाई? आप ये बता दीजिए मुझे कि हम किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, वहां आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, हमें कुछ कंट्रोल्स होंगे जनरल कंट्रोल, कुछ होंगे एप्लीकेशन। हम पहले कौन से कंट्रोल्स इवैल्यूएट करेंगे और क्यों? जनरल कंट्रोल्स पहले इवैल्यूएट करेंगे, क्यों? अगर जनरल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे फिर एप्लीकेशन कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है। लेकिन अगर जनरल कंट्रोल वीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी वीक होंगे, उन्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा इसी तरह की हमारी मिलती जुलती रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, कंसेप्ट मिलाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट मैच करने के लिए समझाने के लिए एग्जांपल दी थी कि जो हमारा डिफरेंस था रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट एसेशन लेवल में, उसी तरह का फर्क है हमारा आईटी जनरल कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल में। उसी तरह इस कंसेप्ट को समझाने के लिए भी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको याद होगा इंटरनल कंट्रोल में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती थी एक कि पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करो। अगर उसे पता चले कि कंट्रोल स्ट्रांग है फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाओ, वरना ना जाओ। उसी तरह एक तरह से जब हम जनरल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। अगर इससे पता चले हमें कि कंट्रोल स्ट्रांग है तो फिर एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करो। अगर इससे पता चल जाए वीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वीक ही होंगे। करेक्ट जी। प्रिवेंटिव कंट्रोल की को डिफाइन कर दीजिए और एग्जांपल्स दीजिए। प्रिवेंटिव कंट्रोल स्टॉप एरर्स और इरेगुलरिटी। अच्छा, एग्जांपल्स? ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और अच्छा, ये ऑथराइजेशन मैनुअल होनी चाहिए कि ऑटोमेटेड ऑथराइजेशन भी चल सकते हैं? दोनों चल सकते हैं। पता है कंप्यूटर में हाँ जी ऑटोमेटिक भी सिग्नेचर होते हैं, तो मैनुअली सिग्नेचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के लिए। जो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है, इसके ऊपर जो साइन हुए जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है उसके साइन है, वो साइन कौन से? क्या मैनुअली हुए? डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, शाबाश। अच्छा, और ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अच्छा, और
एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल बताइए कोई। पासवर्ड, फायरवॉल, ठीक है, शाबाश जी। अब आप मेरे भाई डिटेक्टिव कंट्रोल्स को डिफाइन कीजिए और एग्जांपल दीजिए। डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई एरर इरेगुलरिटी, जी, और एग्जांपल्स बताइए। रिकंसिलिएशन, पीरियोडिक ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट डिटेक्टिव कंट्रोल है क्या करेक्टिव है? अच्छा, और सिस्टम लॉग, शाबाश जी। वो जो कॉर्नर में भाई बैठे हैं, इन्होंने डिटेक्टिव कंट्रोल में एक एग्जांपल दी, कौन सी एग्जांपल दी थी आपने? सिस्टम लॉग, उससे पहले रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन तो मैनुअली इंसान परफॉर्म करते हैं ना, कैशियर बना रहा होगा या कोई दूसरा बंदा जिसकी जिम्मेदारी लगाई है। ये आईटी वाले चैप्टर में रिकंसिलिएशन की एग्जांपल कैसे आ गई? रिकंसिलिएशन कंप्यूटर थोड़ी बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्यूटर बनाएगा क्या? रिकंसिलिएशन में यही करते हैं ना, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ मैच करते हैं। हम अपनी कैश की ट्रांजैक्शन को बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ मैच करेंगे, यही होता है ना रिकंसिलिएशन में। तो डिटेक्टिव कंट्रोल में रिकंसिलिएशन की एग्जांपल है, ये कैसे आ गई? इसका तो आईटी से ताल्लुक नहीं लग रहा मुझे कोई। आईटी सिस्टम में जो एरर्स होंगे वो रिकंसाइल होंगे, मुझे समझ नहीं है आपकी एग्जांपल की। आईटी सिस्टम में एरर्स कैसे रिकंसाइल होते हैं? कुछ नहीं पता जी। भाई साथ वाले बताइए। प्रीवियस मंथ, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि करेंगे क्या रिकंसिलिएशन, वो तो मुझे पता है रिकंसिलिएशन में क्या करेंगे। मैं ये कह रहा हूं रिकंसिलिएशन नॉर्मली इंसान परफॉर्म करते हैं, आईटी वाले चैप्टर में हम इस कंट्रोल को क्यों पढ़ रहे हैं? क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, मैनुअली नहीं कर रहा, तो फिर रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे। ये हाल है, सिंपल कंसेप्ट होता है लेकिन समझाओ तो फिर। जी भैया बताइए। मैनुअली नहीं, तसल्ली नहीं हुई मेरी। जी बताइए। सिंपल इसका आंसर ये है कि आईटी सिस्टम में लाजमी नहीं सारे के सारे कंट्रोल्स आईटी बेस्ड हों, कुछ मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। सिंपल। नहीं, मैंने कल ये बताया नहीं था, खुदा का होकर भाई क्यों नहीं, बोर्ड वाली एग्जांपल नहीं दी थी। साइंसदान ने जब बोर्ड याद किया था तो बताया नहीं था कि कुछ किसी भी आईटी सिस्टम में आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। भाई एग्जांपल दी थी ट्रेनिंग की, लेकिन कंसेप्ट क्या बताया था? ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में बोर्ड बनता है, ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग में रिलेट करिए इस एग्जांपल को, रिलेट करिए एग्जांपल ट्रेनिंग। वो बटन कैसे दबाना है वो दूसरी एग्जांपल थी मेरे भाई, वो दूसरी एग्जांपल थी, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया था किसी भी आईटी सिस्टम को में ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैनुअल सिस्टम में सारे कंट्रोल मैनुअल होंगे, आईटी सिस्टम में कुछ कंट्रोल आईटी होंगे, कुछ मैनुअल भी होंगे उसमें, ये कंसेप्ट बताया था। वैसे रिकंसिलिएशन में एक आईटी वाली एग्जांपल भी सुन लें। ये जो डेटर्स की रिकंसिलिएशन होती है, क्रेडिटर की रिकंसिलिएशन, बैंक की, ये तो मैनुअली हम प्रिपेयर करते हैं। आईटी सिस्टम में भी रिकंसिलिएशन होती है, वो क्या, उसकी एग्जांपल सुन लें। आईटी सिस्टम में अगर क्लाइंट ने सेल्स सिस्टम में आईटी एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो इसका मतलब है सेल्स ऑर्डर से लेकर डिस्पैच, डिस्पैच से लेकर इनवाइसिंग, इनवाइसिंग से लेकर जीएल में काउंटिंग, ये सारा फंक्शन ऑटोमेटेड होगा। अगर फर्ज कीजिए नॉर्मली मैनुअली हम जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे गुड्स डिस्पैच नोट जो हैं वो उनकी इनवाइस बन गई है कि नहीं बनी। आपको पता है कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए हम क्या कंट्रोल अप्लाई करते हैं? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट रिलेटेड सेल इनवाइस। ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी गुड्स डिस्पैच नोट बने हैं सारी की सेल इनवाइस बन गई कि नहीं बन गई। लेकिन अगर यही हम आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो, हम सिंपल एक कमांड देंगे सिस्टम को, क्या कि गुड डिस्पैच नोट की लिस्ट ये है, सेल इनवाइस की लिस्ट ये है, दोनों को कंपेयर करो, रिकंसाइल करो। रिकंसाइल करने का मतलब यही है कंपेयर करना एक डाटा को दूसरे के साथ। और ऐसे सारे जीडीएन जिनकी इनवाइसेस नहीं बनी उनकी लिस्ट हमें बना दो, वो विद इन सेकंड सारे ऐसे जीडीएन जिनकी इनवाइस नहीं बनी उसको आइडेंटिफाई कर देगा सिस्टम। इसी तरह अगर हम सिस्टम को कमांड दें कि ऐसी सारी इनवाइसेस जिनकी जीडीएन नहीं बनी उनको आइडेंटिफाई कर दो, सिस्टम उनको भी आइडेंटिफाई कर देगा, दोनों को कंपेयर करके जो मिसिंग है उसकी लिस्ट बन सकती है। ये भी रिकंसिलिएशन है, जीडीएन के डाटा को रिकंसाइल किया जा रहा है इनवाइस के साथ। ये एग्जांपल समझ आई आपको? चलिए आगे चलते हैं जी। रिस्क इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ये जो भाई सेकंड लास्ट बेंच पे बैठे हैं आप सेंटर में, आपसे आगे वाले जी। जी बताइए भैया। हाँ जी, रिस्क इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, क्या रिस्क है? डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं, सिक्योर करना टफ है। ये रिस्क सिंपल बता दीजिए, लॉजिकल सिक्योरिटी का इशू है, फिजिकल सिक्योरिटी का इशू है। टफ तो है, ठीक है, लेकिन भाई बेहतर यह है कि जो असल में जो किताब में अल्फाज लिखे होते हैं ना वो कम से कम अल्फाज में पूरा मुद्दा बयान हो जाता है। वरना आप अपने अल्फाज में वो बताना शुरू करेंगे ना तो 3-4 लाइनें लिख देंगे, फिर भी हो सकता है कंप्लीट कंसेप्ट ना आप उसको डिस्क्राइब कर सके। तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए खासतौर पर आईडी में कि जो अल्फाज जो कंट्रोल्स के नाम आप याद करते हैं उन्हीं को यूज करें तो बेहतर है। और कंट्रोल पता चले, ये तो दो हो गए।
फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज और लॉजिकल सिक्योरिटीज। मजीद कंपैटिबिलिटी करेक्ट, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, और ठीक है उसका होता है। और चले मुझे ये बता दीजिए, आईटी में जब कभी हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? शाबाश, प्रोग्रामर अलग होना चाहिए और इसको ऑपरेट करने वाला बंदा अलग होना चाहिए। चलिए मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। इन कंसेप्ट में से, लेक्चर में से कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन। जी मेरे भाई, वन बाय वन। देखिए जो लिमिट टेस्ट होती है, एक्सेप्शन रिपोर्ट बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब ये होता है, मुझे याद आ गया, एक्सेप्शन रिपोर्ट की डेफिनेशन पूछनी थी आपसे, ये किसी किसी स्टूडेंट को याद होती है। चले बहरहाल, एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब यह है सिस्टम में कोई भी इरेगुलरिटी है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। एक्सेप्शन रिपोर्ट पूरे सिस्टम में, जिस तरह हम अपने नॉर्मल ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट लेटर के जरिए रिपोर्ट करते हैं, तो सिस्टम में कोई भी डेफिशिएंसी हो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट के जरिए से फॉरवर्ड कर दी जाती है मैनेजमेंट को। इसको सिर्फ लिमिट टेस्ट या रेंज टेस्ट की एग्जांपल के साथ लिंक कर देना बेहतर नहीं है, उसके लिए भी एक्सेप्शन रिपोर्ट यूज की जा सकती है। वरना नॉर्मली हमारी जो प्रोसेसिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही होगी, उनमें किसी भी किस्म का फॉल्ट आ जाए, खास तौर पे अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी, ठीक है, कोई फील्ड ब्लैंक रह गई है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट यूज होते हैं। जो सिंपल रेंज टेस्ट और लिमिट टेस्ट है उसमें वो इटसेल्फ हाईलाइट कर देता है सिस्टम, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं होते। ठीक है जी। और कंटीजेंसी प्लानिंग जो है ये करेक्टिव कंट्रोल है। ये आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा कंटीजेंसी प्लानिंग, आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कंटीजेंसी प्लानिंग जो है ये क्यों करेक्टिव कंट्रोल है। जी अभी क्वेश्चंस को डिस्कस ना करें, मैंने असाइनमेंट डिस्कस करने को नहीं कहा अभी, पहले सिर्फ लेक्चर में कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो वो पूछिए। हाँ, करेक्टिव कंट्रोल में डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या है? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का मतलब ये है सजा और जजा का निजाम, कि अगर कोई गलत काम करता है हमारे सिस्टम में उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई कैशियर चोरी करे तो बताइए कि क्या उसको वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि उसके खिलाफ ना सिर्फ ये कि एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, बल्कि उसने जो चोरी की है वो भी रिकवर करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नहीं एक चांस नहीं देते, हाँ, वरना अगली दफा आदमी नहीं आता। तो ये है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? इसका मतलब है हमने चोर से अपना माल भी रिकवर करवाना है। जी भाई कोई क्वेश्चन है? जी एक्सटर्नल ऑडिट्स, भैया ये देखिएगा सही पढ़ रहे हैं क्या? खुदा का होकर यार ऐसे ना करें यार मेरे साथ, और लिखा हुआ तो सही पढ़ ले यार, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या लिख बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। टर्म को सही, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अब भैया अल्लाह के बंदे पीरियोडिक ऑडिट लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं लिखा। मेरे भाई मेरे दोस्त, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करता है इंटरनल ऑडिटर। ये क्या लिखा दिखाए मुझे? हाँ पीरियोडिक ऑडिट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है, डिटेक्टिव, हम भी तो मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें भी अपॉइंट तो क्लाइंट ने किया, मैनेजमेंट ने नहीं किया। आप इसके साथ कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया हमें, नहीं मैनेजमेंट ने नहीं किया, हमें तो उस कंपनी ने किया ऑडिटर अपॉइंट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये डिटेक्टिव कंट्रोल है ना जी। करेक्टिव कंट्रोल में फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस टू अडॉप्ट द लेटेस्ट ऑपरेशनल टेक्निक्स। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट को जब कभी कोई अपडेशन, मार्केट में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, या फर्ज कीजिए कोई अपडेट आता है, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसका कोई अपडेट आता है, तो मैनेजमेंट को वो अपडेट करना चाहिए, अपडेटेड वर्जन को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, बाज़ बात ऐसा होता है हमारे सॉफ्टवेयर में वायरस आते हैं, जो एग्जिस्टिंग वर्जन होता है वो उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, सिस्टम हमारा स्लो हो गया, लेकिन जब हम उसको अपडेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो फिर वो जो अपडेटेड वर्जन होता है वायरस का, वो सॉरी एंटीवायरस का, वो उस वायरस को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है, जो प्रोग्राम यूज करने हैं, उनको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहे। कंटिन्यूसली इंप्रूव करने से बाद अपडेट करते रहे उसको। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन? जी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, प्रोग्रामिंग कंट्रोल एक तरह से लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ही की एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग कंट्रोल में हमारा फोकस होता है कि हमारे प्रोग्राम्स को कोई चेंज ना कर सके, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको कोई चेंज ना कर सके, इनके लिए होते लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमारी प्रोग्राम फाइल्स जो हैं, जिनमें हमने कमांड जो है वो लिखी होती है कि प्रोग्राम कैसे रन करेगा, उनको। जी और कोई क्वेश्चन?
चलिए, अच्छा मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले हम लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लें, इसके बाद अगर टाइम हुआ तो वो होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मे भी उस असाइनमेंट में कोई 2-3 कंसेप्ट ऐसे हो जो आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हो तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो इसीलिए लेक्चर को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ अगर टाइम मिला। जी, कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल। कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल, इसे सम टाइम हम एब्रीविएट करते हैं आईटीजीसी से भी, आईटी जनरल कंट्रोल्स। याद रखिए, आईटी के चैप्टर में सबसे अहम चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रट्टे की तरफ हमने बाद में जाना है, पहले हमने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करता है और उसको हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि रिसेंटली आईकैप इस चैप्टर में से भी कुछ केस स्टडी बना के पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा कंट्रोल मिसिंग था। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कंट्रोल्स की कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करता है, तो फिर आप उसको जज कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग पहले, इसीलिए क्विक रिवीजन मैं कर रहा हूं इससे पहले कुछ कंसेप्ट्स के जो हमने पढ़े हैं चैप्टर की स्टार्ट से। आईटी का चैप्टर हमने 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया, एक था आईटी सिस्टम यूज्ड बाय क्लाइंट, एक है आईटी सिस्टम यूज्ड बाय ऑडिटर। अभी हम फिलहाल किस सेक्शन में है, आईटी सिस्टम यूज्ड बाय क्लाइंट। इसमें हमने 2 मेजर हिस्सों में इसको डिवाइड किया, एक टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम और एक टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम में हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, इनकी डेफिनेशन, रिस्क और कंट्रोल वगैरह बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे है। आईटी सिस्टम में जो कंट्रोल्स होते हैं इन्हें 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन डिफरेंट वे में की जा सकती है कंट्रोल्स की। जो क्लासिफिकेशन एक है वो है हमारी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स, और एक क्लासिफिकेशन है जनरल एप्लीकेशन एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल्स। जो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव की क्लासिफिकेशन है ये कल के लेक्चर में पढ़ने हमने। जनरल एप्लीकेशन और ट्रांसमिशन कंट्रोल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आईटी का चैप्टर जो है इसको मैं भगा नहीं रहा, इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम जनरल कंट्रोल्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स को कवर करेंगे, फिर बाकी की तरफ जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जनरल कंट्रोल, और जनरल कंट्रोल्स कौन से हैं आपको याद है कि जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि मेनी एप्लीकेशंस के लिए बनता है, ठीक है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अदर एप्लीकेशंस। अब जनरल कंट्रोल्स जो है आईटी के जनरल, इनकी कैटेगरीज कितनी है? 2 कंसेप्ट है, एक कैटेगरीज ऑफ जनरल कंट्रोल और एक है एग्जांपल्स ऑफ जनरल कंट्रोल। कैटेगरीज ऑफ जनरल कंट्रोल से मुराद ये हेडिंग्स हैं जो हमने ब्लैक में प्रेजेंट किया आपके सामने, यह है कैटेगरीज ऑफ जनरल कंट्रोल। और एग्जांपल्स ऑफ जनरल कंट्रोल है हमारी जो एग्जांपल्स आगे आपको लिखी नजर आ रही है। ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव लिखा है, नीचे एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव का मतलब इस हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इस हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मकसद क्या है, क्या काम किया जाता है इस कैटेगरी में, और फिर आगे कंट्रोल्स लिखे गए। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आईटी जनरल कंट्रोल के वो हैं 6, 1, 2 या कैटेगरीज, जो कैटेगरीज हैं वो हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरीज हैं हमारी आईटी जनरल कंट्रोल की, और 4 कैटेगरीज हैं आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। आईटी जनरल कंट्रोल में जो पहली कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। कौन सी कैटेगरी? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। सेकंड कौन सी है? डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ unauthorized changes to program and data files. Fourth, using correct version of programs and data files. Using correct version of program and data files. और fifth है access controls. Fifth क्या है? Access controls to prevent unauthorized access or amendments of files. Sixth है ensure continuity of operations. ये हमारे हो गए 6 कैटेगरीज। वन बाय वन इनको समझते हैं। अभी सिर्फ पर्पज आपको इनकी हेडिंग के साथ फेमिलियर करवाना था, समझ आपको कुछ नहीं होगी, अभी समझाया जी नहीं। अब समझते हैं। पहला, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। मुझे बताइए कि हम जब बाजार जाते हैं कैलकुलेटर लेने के लिए मार्केट में, हम 200, 250, 300 का कैलकुलेटर लेते हैं क्या? अच्छा भाई 500 का और 2500 का कहाँ था? खुदा का हुक्म। अच्छा चले ठीक है भाई, 2500 वाला भी है, 6000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन 200-300 वाला भी तो होता है ना। अरे भाई 500 का होता है, ठीक है। अच्छा लेक्चर को छोड़ते हैं, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि रेट क्या होता है कैलकुलेटर। मिसाल का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं आप। तो अगर फर्ज कीजिए हम 500-700 का कैलकुलेटर जब खरीदते हैं, क्या उसको खरीद के ले आते हैं या पहले उसको चेक करते हैं भाई ऑन होता है कि नहीं, और कुछ भी ना करें, ये जरूर देखते हैं ये 2 दिया क्या आ रहा है, 2 दिया 500 नहीं आ रहा, 2 दिया 6000, ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर हम 500-700 का कैलकुलेटर जो है ये खरीदने से पहले कुछ ना कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं इंश्योर करने के लिए कि क्या ये सही कैलकुलेटर जो हम खरीद रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि आईकैप ने जिन कैलकुलेटर्स की परमिशन दी है ये कैलकुलेटर उस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
जब हम ये कंट्रोल्स देखते हैं 500-700 का कैलकुलेटर खरीदने से पहले, तो मुझे बताइए ऑर्गेनाइजेशन ने जो 500-700 मिलियन का सॉफ्टवेयर खरीदना होगा, सैप है, ईआरपी है, या कोई और सॉफ्टवेयर जो उन्होंने खरीदना होगा, क्या वो आंखें बंद करके खरीद लें? या कि उन्हें देखना चाहिए कि जो भी हम आईटी सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक है कि नहीं है? फिर बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन को 5-7, देखिए ये जो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर बाय किए जाते हैं, आप विंडो देख लें, आपको छोटी सी विंडो मतलब जो है, अगर आप उसका ओरिजिनल लाइसेंस खरीदना चाहते हैं आपको 8-10 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बनवाना है खास तौर पे अपने लिए, क्या वो सस्ता सॉफ्टवेयर होगा? वो काफी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है, खास तौर पे बाद में फिर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक है कि नहीं आईटी सिस्टम? तो ये सारे कंट्रोल्स यही इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि यही सही सॉफ्टवेयर है जो हम खरीदना चाह रहे हैं और जो हमारी जरूरियात को पूरी करेगा। इसमें हेडिंग में देखें, डेवलपमेंट की लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है, एक्विजिशन का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब क्या बताना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर इन हाउस भी डेवलप किया जा सकता है, मार्केट से रेडीमेड भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर मार्केट से परचेज किया जाता है। इसलिए हमारे जो ज्यादातर कंट्रोल्स हैं ये एक्विजिशन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। मुझे बताइए कि क्या ये सिस्टम खरीदने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक है कि नहीं? अच्छा, ये इंश्योर सिर्फ सेल्स वाला सिस्टम खरीदने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि परचेज वाला भी, कि इन्वेंटरी वाला भी? भाई हर सिस्टम से पहले इंश्योर करना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए जो कंट्रोल्स होंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे, फिर जनरल कंट्रोल होंगे, जनरल कंट्रोल, क्योंकि ये हर एप्लीकेशन कोई भी आप खरीद लें उस पर अप्लाई करना। अब कैटेगरी समझ आ गई आपको क्या है कि हमने इंश्योर करना है कंट्रोल्स हो ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो पहले अच्छी तरीके से तसल्ली कर ले कि ये राइट सॉफ्टवेयर है जो आप खरीदने जा रहे हैं। कह रहे इसके लिए एग्जांपल क्या है? पहली एग्जांपल, यूज ऑफ आईटी स्टैंडर्ड्स। आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करना है जिस तरह हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बताते हैं इन्वेंट्री को कैसे अकाउंट फॉर करना है, फिक्स एसेट को कैसे करना है, लायबिलिटीज को कैसे, रेवेन्यू को कैसे, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कैसे, बोरिंग कॉस्ट कैसे, ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली आईटी के भी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे जमाने में जब हम आईटी पढ़ते थे वो सारे स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ते थे। वो बताते थे सॉफ्टवेयर को खरीदना है, जिस तरह हम रूल्स पढ़ते हैं ना इंटरनल कंट्रोल में, आपने कोई परचेजेस करनी है तो पहले उसे पहले रिक्विजिशन आनी चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर एक डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड होगा, परचेज करेगा, वो मार्केट में रिसर्च करेगा, अप्रूव्ड सप्लायर से कोटेशंस कॉल करेगा, फिर उसके बाद देखेगा मिनिमम प्राइस किसकी है जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी पूरी कर रहा हो, फिर उसे वो चीजें खरीदी जाएंगी, जब चीजें खरीदी जाएंगी उनको चेक किया जाएगा परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। एक्जैक्टली इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के लिए आईटी सिस्टम जब आप एक्वायर कर रहे होते हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। आईटी स्टैंडर्ड बताता है आपको कि आपने हर स्टेप में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर अप्रूवल होनी चाहिए, डेफिनेटली हैवी इन्वेस्टमेंट है, 10-12 लाख का फिक्स एसेट उसके लिए अप्रूवल होती है, तो क्या आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसके लिए अप्रूवल नहीं होनी चाहिए? इसलिए भी अप्रूवल में क्या एक्टिविटीज होंगी, उसके बाद जब आपने सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए जाना है, मार्केट में सर्च कैसे करनी है, अपनी कंपैटिबिलिटी ऑफ नीड्स कैसे देखनी है ऑर्गेनाइजेशन, हर एक्टिविटी के लिए आईटी स्टैंडर्ड्स है। शुक्र अदा कीजिए कि अब आपके सिलेबस में ये आईटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपने नहीं पढ़ने, लेकिन आपको सिर्फ इतना बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि जब भी सॉफ्टवेयर एक्वायर करेंगे हम तो उसके लिए कुछ आईटी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। उनमें जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अप्रूव करे, जब कभी आपने कोई आईटी सिस्टम एक्वायर करना है मैनेजमेंट उसको अप्रूव करे। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आती है जी। ये एग्री करते हैं कंट्रोल होना चाहिए, यूज ऑफ आईटी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, जब भी नया स्टैंडर्ड खरीदना है मैनेजमेंट उसको अप्रूव करे। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है कि जो हमारा डिजाइनर है वो लैदा बंदा हो और जो ऑपरेटर यूजर है वो लैदा बंदा। क्यों? अगर वो एक ही बंदा दोनों काम करे तो क्या मसला होगा? वो फिर बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक अनऑथोराइज्ड तरीके से प्रोग्राम को चेंज कर सकता है जब करना चाहे। इसका मतलब है ये वाला कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का हमारा डेवलपमेंट फेज पे है, तो फिर जब सिस्टम को यूज किया जाएगा वहां पे भी ये कंट्रोल आएगा। यहां पे हम कह रहे हैं एक तरह से कि हमारा डिजाइनर या प्रोग्रामर यूजर से डिफरेंट होना चाहिए। जब यूजर साइड पे जाएंगे तो कहेंगे यूजर को डिजाइनर से डिफरेंट होना चाहिए। कंट्रोल एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्लियर हुई बात। फिर आगे फुल डॉक्यूमेंटेशन। मुझे बताइए 500-700 का कैलकुलेटर आप खरीदते हैं, उसके साथ आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि भाई ये बटन दबाएंगे इस फार्मूले के, ये आपने ये सीक्वेंस रखना है, इस फार्मूले के ये सीक्वेंस। वो 500-700 का कैलकुलेटर है, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होती है। मोबाइल सिस्टम खरीदते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये जो 500-700 मिलियन का आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं खरीद, इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए कि किस वक्त कौन सा बटन दबाना है। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी? ठीक है सारी। और फिर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि उसको प्रैक्टिकली लाइव ऑपरेशन से पहले, लॉन्च करने से पहले टेस्ट भी करना चाहिए। भाई नया सिस्टम में टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई डेबिट क्रेडिट पूरा करता है कि नहीं करता है? एक एंट्री को दो दफा रिकॉर्ड तो नहीं कर देता। सिर्फ टेस्ट करें कि एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग भी होनी चाहिए बिफोर लाइव ऑपरेशन। हाँ, वरना वो सही कह रहे हैं, वरना मामू को कोई मामू बना जाएगा। ठीक है, तो टेस्टिंग होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए बिफोर लाइव ऑपरेशन से। और अप्रूव्ड बाय सिस्टम यूजर, सिस्टम यूजर को अप्रूव करना चाहिए इसको। अच्छा ये जी बात है। ऊपर हम कह रहे हैं यूज ऑफ आईटी स्टैंडर्ड में अप्रूवल होगी, नीचे भी कह रहे हैं अप्रूवल होगी। ऊपर है अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, अप्रूवल बाय हायर मैनेजमेंट, जिसने कहना कि हाँ भी ये सॉफ्टवेयर खरीद लो। नीचे है अप्रूवल बाय सिस्टम यूजर। फर्क क्या दोनों में?
भी वहां पे मैनेजमेंट ये अप्रूवल दे रही है कि इसको खरीद लो यहाँ पे सिस्टम यूजर ये अप्रूवल दे रहा है, हाँ मैं अब तैयार हूं, मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन सारी पढ़ लिया है और लेबोरेटरी में बैठ के सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर लिया है, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं प्रैक्टिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम छोटे भाई को बाइक की ट्रेनिंग दें, बाइक कैसे चलानी है, और फिर उससे पूछे क्या फौरी तौर पे जब आपने उसको ट्रेनिंग दे दी उसके बाद उसे कहेंगे जाओ भाई मेन रोड पे निकल जाओ, ये उसे पूछना चाहिए कि सारी चीजें तुमने सीख ली कि नहीं सीख ली। वो अगर कहे सीख ली फिर उसे कहेंगे जाओ भाई मेन रोड पे जाओ, साइड साइड पे रहना। अगर वो कहे नहीं मैंने तो सिर्फ रेस लेनी सीखी है, ब्रेक लगानी तो सीखी नहीं है, अब भाई यूजर हमें अगर अप्रूव नहीं कर रहा, क्या हमें मेन रोड पे भेजना चाहिए उसको? नहीं भेजना चाहिए। ऊपर भेज दे क्या? ऊबर पे भेज दे, हाँ ऊबर पे भेज दे, ऊपर भेज दे, खुदा का होकर भाई भैया छोटा यार, ऐसे ना सुबह लड़के तो नहीं आए उसे। तो ये हमारे डेवलपमेंट क्या कह रहा है? अच्छा जायदाद भेजता, अच्छा डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, भाई ये क्लियर हो गया। तो डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम कंसेप्ट क्या है, कैटेगरी क्या है? क्या कैटेगरी के टाइटल से समझ लग रही है आपको? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ने जो आईटी सिस्टम एक्वायर करना है कैसे इंश्योर करेंगे कि सही सिस्टम आ रहा हो? सबसे पहले हमने आईटी स्टैंडर्ड को यूज करना है, खासतौर पे अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट देखनी है। फिर उसके बाद हमने देखना है डॉक्यूमेंटेशन हो, टेस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, और यूजर हमें अपनी अप्रूवल दे। यूजर अप्रूवल इसलिए नहीं देगा कि आईटी सिस्टम को खरीदना कि नहीं खरीदना, यूजर अप्रूवल किस लिए देगा कि भाई मैं यूज करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। पहली कैटेगरी क्लियर हो गई, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, आईटी के एक्सपर्ट ये बात कहते हैं कि लाजमी नहीं कि जो सिस्टम आप बाजार से खरीदें वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीड के मुताबिक ही हो। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन नीड को सामने रख के उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जैसे फर्ज कीजिए हो सकता है हमने जो मार्केट से आईटी सिस्टम खरीदा है उसमें सिर्फ कैश सेल की ऑप्शन हो और हम अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल की ऑप्शन भी देना चाहते हैं। तो क्या अब हमने खरीदा जो सॉफ्टवेयर उसमें क्रेडिट सेल की ऑप्शन नहीं है, क्या हमें खुद से उसमें चेंज करके क्रेडिट सेल की ऑप्शन इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। तो आईटी के एक्सपर्ट ये कहते हैं जब आपने सॉफ्टवेयर खरीदा उसमें अब चेंज करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपको पता है एक ही बात है, उस प्रोग्राम में चेंज करने जा रहे हैं तो ये एक तरह से इक्वल है, इज इक्वल टू एक्विजिशन या मिनी एक्विजिशन या डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। यानी जब उसमें आप एक छोटा सा मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं, तो ये एक तरह से ऐसे है जैसे छोटा सा सिस्टम आपने नया डिजाइन किया है या नया खरीद रहे हैं। तो जो कंट्रोल्स हमारे मेन डेवलपमेंट एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम पे होंगे तकरीबन वही कंट्रोल हमारे डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस पे भी होंगे। ठीक है, हमें वो स्टार्ट में ही पहली बात ये कह रहा है कि देयर शुड बी सूटेबल जनरल कंट्रोल। सूटेबल जनरल कंट्रोल से हमें समझ लग गई कि सूटेबल कौन से वाले होने चाहिए जो कि डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन में। फर्ज कीजिए मुझे बताइए जब हमने सिस्टम खरीदा डॉक्यूमेंटेशन श्योर की कि नहीं साथ है? जब सिस्टम को चेंज कर रहे हैं उस चेंज की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि नहीं? सिस्टम की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, क्या हमें जो प्रोग्राम में चेंज किया गया है इसकी भी ट्रेनिंग एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं? सिस्टम को लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट किया, जो चेंज कर रहे हैं इसको भी लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट करना चाहिए कि नहीं? यही बात कर रहा है वो। क्या कर रहा है कि अगर आपने प्रोग्राम को, और ध्यान में रखिएगा ये जो प्रोग्राम चेंजेस है ना ये ऐसा ही है जैसे मिनी सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं आप, इसीलिए जो सिस्टम एक्विजिशन के कंट्रोल्स हैं तकरीबन वही कंट्रोल्स आपको प्रोग्राम चेंजेस में भी नजर आएंगे। कौन सा सूटेबल जनरल कंट्रोल, यानी कौन सा सूटेबल जनरल कंट्रोल? डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, चेंजेस अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट होने चाहिए, तकरीबन सारे इधर भी है। क्लियर हो गया? कोई नई बात नहीं है, कैटेगरी अलग है क्योंकि फर्क क्या कंसेप्चुअली में फर्क है, कंट्रोल सेम है। कंसेप्चुअल फर्क क्या, ये पूरा सिस्टम बाजार से ला रहे हैं, यहां पे अब हम अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें ऊंच नीच कर रहे हैं थोड़ी बहुत। इनकी भी टेस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, अप्रूवल हो, अप्रूवल के, और यहां पे आई कैप की केस स्टडी को सामने रख के एक लफ्ज ऐड करवा रहा हूं, चेंजेस अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट इन रिटर्न, इन रिटर्न। ठीक है, आई कैप ने केस स्टडी में पूछ लिया भाई वो सीनियर ने ज़बानी कलामी कहा प्रोग्रामर को चेंज कर दो, प्रोग्रामर ने चेंज किया, बाद में वो सारा सिस्टम बैठ गया, चेंज सही नहीं हुआ था। अब बताइए जिस सीनियर ने ज़बानी कलामी कहा था सिस्टम को चेंज कर, वो मानेगा? वो तो मुकर जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होनी चाहिए बाय मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए। और ये कंसेप्ट हम अपने चैप्टर 11 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो क्रेडिट अप्रूवल्स वगैरह होती हैं जो रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं, सेल्स ऑर्डर हमने एक्सेप्ट करना है, रिटर्न फॉर्म में करें। गलती होगी तो कस्टमर नहीं मानेगा कि मेरी तरफ से गलती हुई। ये क्लियर हो गया? इन दोनों में फर्क समझ आया? ये है सिस्टम नया एक्वायर किया हमने, उसमें चेंज किया। अच्छा सुनिएगा, एक चेंज होता है बाय मैनेजमेंट, प्रोग्राम, प्रोग्राम में चेंज, ये भी प्रोग्राम में चेंज है, चेंज ये भी प्रोग्राम में चेंज है। फर्क क्या है सुनिए, प्रोग्राम में ये है चेंज बाय मैनेजमेंट और ये है चेंज बाय एम्प्लॉयज और हैकर। इन दोनों चेंजेस में क्या फर्क है? ये है चेंज बाय मैनेजमेंट और ये क्या है? चेंज बाय एम्प्लॉयज एंड हैकर। क्या एम्प्लॉय या हैकर चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम? बिल्कुल। एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय जो है वो प्रोग्राम को भी चेंज कर सकता है, डाटा फाइल को भी चेंज कर सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने पेरोल फाइल को एक्सेस किया और उसमें अपने नंबर ऑफ आवर्स
200 की बजाय 300 कर दिया, ये उसने डाटा को चेंज किया। और अगर एम्प्लॉय ने एक्सेस किया और उसमें फार्मूला ही चेंज कर दिया कि जब कभी मेरी सैलरी कैलकुलेट करो उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोग्राम चेंज किया। दोनों में से वैसे तो दोनों नहीं होने चाहिए, ना प्रोग्राम चेंज होना चाहिए ना डाटा फाइल चेंज होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा स्पेयर क्या होता है, प्रोग्राम। डाटा उसी महीने की सैलरी को ओवरस्टेट करेगा, प्रोग्राम हर महीने की सैलरी को ओवरस्टेट करता जाएगा। प्रोग्राम तो हर महीने यूज होना ना। हमारे इंटरनल एम्प्लॉय चेंज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए प्रोग्राम डाटा, हैकर्स भी कर सकते हैं। भाई हैकर ने बैंक का सारा डाटा, पिन कोड, पासवर्ड वगैरह सारा जो वो हैक कर लिया, अब वो ब्लैक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं उसको, वो इंटरनेशनल शॉपिंग करने के लिए यूज होते हैं डाटा सारा। तो हमने दोनों से डाटा को बचाना, कि एम्प्लॉय से भी हैकर से भी। यहां पे क्या था, चेंजेस बाय मैनेजमेंट। ये क्या है, चेंजेस बाय, ये होती है ऑथोराइज चेंजेस, ये अनऑथोराइज होते हैं। क्लियर हो गया? आप अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे इस चीज से कि सर इधर भी प्रोग्राम चेंजेस आ रहा है, इधर भी प्रोग्राम चेंजेस आ रहा है, दोनों में फर्क क्या है? भाई फर्क ये है कि ये ऑथोराइज चेंजेस है, ये कह रहा है कि ऑथोराइज चेंजेस करो। कैसे? ये क्या कह रहा है, ऑथोराइज अनऑथोराइज चेंजेस ना करो, नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ आया मेन कैटेगरी का? तो अब हम क्या कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज प्रोग्राम चेंजेस। ठीक है, इसमें एक बात मैंने आपको, इसमें 3 बातें नोट करने वाली हैं। एक ये कि अनऑथोराइज चेंज हमारा एम्प्लॉय भी कर सकता है, बाहर का बंदा भी कर सकता है। दूसरी बात, अनऑथोराइज चेंज प्रोग्राम में भी हो सकती है, डाटा फाइल में भी हो सकती है। आईकैप की बुक में उसने अलग किया, प्रोग्राम को लादा, डाटा फाइल्स को लादा, हालांकि कंट्रोल सेम है तकरीबन, हमने इनको इकट्ठा कर दिया, फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, आप अलग भी कर सकते हैं इसको, सिमिलर कैटेगरी, सिर्फ प्रोग्राम की कैटेगरी लादा, सारा ऊपर यही होगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम। और अगली हेडिंग क्या बन जाएगी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू डाटा फाइल्स। कंट्रोल सारे, जिस तरह यहां पे कंट्रोल सारे तकरीबन वही है, तो यहां पे भी कंट्रोल सारे तकरीबन वही, हमने इसको इकट्ठा किया। अब देखिए 2 बातें, और तीसरी बात क्या, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन लिखा है जे 50 रुपए इनाम उस स्टूडेंट के लिए जो बताएगा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में क्या फर्क होगा। 1 2 3 4 जी भाई। प्रिवेंशन का मतलब यह है डाटा चेंज होने से पहले हमने कुछ ऐसा तरीकाकार अपनाया हो कि वो उसको चेंज ना कर सके। शाबाश। डिटेक्शन का मतलब यह है कि अगर वो इसको चेंज कर ले तो हमने ऐसा सिस्टम कंट्रोल लगाया हो कि पता चल जाए उसने चेंज किया है। ये तो नाम से जाहिर है। अब सुने असल क्वेश्चन, अभी देना नहीं इनको। असल क्वेश्चन, मुझे बताइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रिवेंटिव है? अच्छा, उसने आईकन ने क्लासिफिकेशन पूछी नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूं, ये प्रिवेंशन के लिए डिटेक्शन के लिए? प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, ये अपने एम्प्लॉइज घर के भेदी के लिए है कि हैकर के लिए? घर के भेदी के लिए, शाबाश, ठीक है। अच्छा, और एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ये किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए, शाबाश। इसकी एग्जांपल दीजिए, एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल्स कैसे रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? पासवर्ड, शाबाश, बेहतरीन। अब सुनिए, अब अगर ये इसका जवाब सही दे देने 50 रुपए दे दीजिएगा। प्रोग्राम लॉग्स, ये तो पूछे नहीं क्या होते हैं, प्रिवेंटिव के डिटेक्टिव? डिटेक्टिव, शाबाश, दीजिए 50 रुपए। नहीं नहीं, ये इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा चले, ये ले 50 रुपए। नहीं, अब जो अगली बात बताएगा, आपने ये बताएगा कौन क्वेश्चन? 1 2 3 4 5, पहले आप 3-4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, लेकिन 3-4। क्या वायरस प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम में आना चाहिए? और कुछ आना चाहिए? क्यों? ये क्या करेगा? वायरस प्रोटेक्शन क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कि डिटेक्ट करेगा? प्रिवेंट, पक्की बात है, करेक्ट। बैकअप क्या करेगा? क्या बैकअप होना चाहिए प्रोग्राम चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए? होना। अच्छा बताइए, बैकअप किस काम आएगा? अगर प्रोग्राम में कोई हैकर अनऑथराइज्ड चेंजेस कर देता है तो हम उसको डिलीट करके जो बैकअप में रखा होगा उसको रीइंस्टॉल कर लेंगे, रिप्लेस करने के लिए। हाँ, तो करेक्टिव, कोई इधर करेक्टिव कर ले। असल ऑब्जेक्टिव है अपने आप को अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल से बचाना, असल ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, 2 बातें बतानी है इसमें। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल प्रिवेंटिव है कि डिटेक्टिव है? नहीं, 3 बतानी है, 3 बातें। प्रिवेंटिव है कि डिटेक्टिव? ऐसा और नहीं बोलेगा, प्रिवेंटिव है। और ये इनसाइड एम्प्लॉय के लिए कि हैकर के लिए? इसकी कोई सी 2 एग्जांपल दे दीजिए। नहीं 2 एक मिनट, अब एग्जांपल बता देंगे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा, फैंसेस, लॉक, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश, दीजिए भाई। अगर बाहर गार्ड खड़ा, अगर सर्वर रूम के बाहर गार्ड खड़ा कर देते हैं, वो लॉजिकल तो कहीं नहीं होने लगा, तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा। फिजिकल एक्सेस नहीं, हंस और अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे। इसी तरह का सवाल पिछले क्लास में एक और स्टूडेंट ने पूछा, उसका जवाब मेरे पास नहीं था। हाँ, तो बताइए, उसने कहा अगर सर्वर रूम के बाहर किसी जिन को खड़ा कर दे, फिजिकल है लॉजिकल है? हो गया ना जब
मैं भी चुप हो गया था। आगे चलते हैं, इसको छोड़ चले। अब बताइए, अच्छा ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं दोनों में? ये था वो प्रोग्राम चेंजेस जो होनी चाहिए, ये उन प्रोग्राम चेंजेस को डील कर रहा है जो होनी चाहिए, और ये किनको डील कर रहा है? नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हमें पता चल जाए इसमें क्या कंट्रोल है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनअथॉराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस में क्या कंट्रोल है कि हम एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, वायरस प्रोटेक्शन हो, बैकअप हो, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। एग्री करते हैं कि ये सारे कंट्रोल इसी से रिलेट करते हैं? पक्की बात है। अभी तक आईकैप ने वैसे ऐसे किया नहीं, अभी तक वो ब्रॉड लेवल पे जा रहा है। यानी हमें कोई कंट्रोल की एग्जांपल देके पूछ लेगा प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव या करेक्टिव, या हमें कंट्रोल की एग्जांपल देके पूछ लेता है कि ये बताओ जनरल कंट्रोल है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है। जनरल कंट्रोल के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन उसने अभी तक नहीं पूछी, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं अब की बार ये जरूर कहूंगा, मैं कहूंगा अच्छा प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये कंट्रोल जनरल है कि एप्लीकेशन है, तो अब जनरल कंट्रोल के अंदर भी पूछना चाहिए एग्जांपल देके कि बताओ ये वाला कंट्रोल जो है ये डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस का है, यूजिंग करेक्ट वर्जन का है, या प्रिवेंशन डिटेक्शन का है। तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आप हेडिंग को सामने रख के ये कंट्रोल्स को लिंक कर देते हैं, उसी तरह कोई कंट्रोल सामने आए तो इससे हेडिंग पे भी पहुंचना चाहिए आपको। ये दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आईकैप आपको पता है दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। वो ये हो सकता है ये भी पूछ ले प्रिवेंटिव को डिफाइन करके एग्जांपल दे दो, हो सकता है कंट्रोल देके हमें कहे बताओ प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव या करेक्टिव, और दूसरी तरह का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो हमें दोनों तरह से क्या ये उसी वक्त में आप बता सकेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मुझे बताइए हर एक की रीजनिंग क्लियर हुई ये क्यों यहां पे है? चलिए आगे चलते हैं। यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स। मुझे ये बताइए कि अगर हम फर्ज कीजिए KFC में जाए और उधर मिडनाइट डील की ऑफर लगा, हम पहुंचे 11 बजे और मिडनाइट डील है। अब 11 बजे हमने ऑर्डर दिया, बताइए वो रेगुलर के हिसाब से बिलिंग करे, रेगुलर सिस्टम के लिहाज से कि मिडनाइट सिस्टम? रेगुलर के लिहाज। और अगर 1 बजे जाए और ऑर्डर दे, अच्छा मुझे बताइए बिलिंग सिस्टम सेम रहता है कि प्रोग्राम चेंज हो जाता है? एक वर्जन डिफरेंट है रेगुलर वाला, एक प्रोग्राम वर्जन है मिडनाइट वाला। अब मुझे बताइए क्या रेलिवेंट टाइम पे रेलिवेंट करेक्ट वर्जन यूज होना चाहिए कि जो मर्जी यूज कर लें? भाई करेक्ट वर्जन यूज होना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि वो रेगुलर टाइम 11 बजे मिडनाइट डील का सिस्टम प्रोग्राम यूज कर लेता है, तो इससे जो बिल बनेगा KFC वालों को फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर वो 1 बजे रेगुलर डील का बिलिंग सिस्टम यूज कर लेता है तो इससे कस्टमर को गुस्सा आएगा, कस्टमर रेपुटेशन इफेक्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या करेक्ट टाइम पे करेक्ट वर्जन यूज होना चाहिए? इसकी और भी बड़ी एग्जांपल है। इसकी एक एग्जांपल होती है और लंबी रात फ्री बात है। सुबह के टाइम पे फोन करेंगे प्रोग्राम डिफरेंट है, वो रेट डिफरेंट होता है, और इवनिंग में अगर यूज करेंगे नाइट में तो वो प्रोग्राम डिफरेंट होता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो अच्छा अब सुने KFC वाली एग्जांपल पे वापस आ जाए, ये तो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए एग्जांपल दिए थे। KFC वाली एग्जांपल पे वापस आए, मुझे बताइए क्या कंट्रोल्स हैं इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट वर्जन यूज हो रहा है? सुनिए, पहला कंट्रोल ट्रेनिंग होनी चाहिए। भाई एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो कि जिस टाइम 12 बजे से पहले तुमने रेगुलर सिस्टम यूज करना है, 12 बजे के बाद मिडनाइट डील वाला। अगर आपके पास थोड़ा एडवांस IT सिस्टम है तो ट्रेनिंग की बजाय जॉब शेड्यूलिंग कर लो। जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है? सिस्टम में ही ऑप्शन दे दी जाए कि जैसे ही 12 बजे ऑटोमेटिकली चेंज कर लो, ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाए। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए हम वापडा के जो है IT कंसल्टेंट है, वो ये चाहते हैं कि सर हमने हर 2 घंटे के बाद लाइट जो है वो जो है उसको ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर देना। हम एक ऑप्शन देंगे उसको, हम कहेंगे सब बंदा उधर बैठा दो, उसको ट्रेनिंग कर दो, टाइम दे दो कि इस टाइम पे वो स्विच ऑफ कर दे पूरे लगेगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर वो एडवांस IT सिस्टम हमसे बनवाते हैं तो हम उन्हें कहेंगे अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप टाइम हमें पहले से बताएं, सिस्टम में बिल्ड इन कर देंगे। मैनुअली हो सकता है बंदा किसी वक्त भूल जाए, लाइट ऑन करना, ऑफ करना नहीं भूलेगा, ऑन करना। तो ये ट्रेनिंग और जॉब शेड्यूलिंग में फर्क है। ट्रेनिंग है हम मैनुअली ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, जॉब शेड्यूलिंग में सिस्टम में ऑप्शन बिल्ड इन कर रहे हैं। फर्क है दोनों में? ट्रेनिंग और जॉब शेड्यूलिंग में फर्क समझ आया? तो बताइए सुपरविजन और रिव्यू में क्या फर्क है? सुपरविजन का मतलब है जब वो KFC वाला बंदा उधर रिसेप्शन पे बिल बना रहा है तो मैं जाके देखूं भाई सही बिल बना रहा है कि नहीं। रिव्यू का मतलब है मंथ एंड पे हायर मैनेजमेंट देखे, अच्छा सैंपल बेस पे कुछ बिल पकड़ ले और देखे जिस टाइम पे बिल बना था उस टाइम के मुताबिक सही रेट यूज हुआ कि नहीं। ये है सुपरविजन होता है, साथ साथ रिव्यू होता है एंड पे। भाई समझा? करेक्ट वर्जन से एग्री करते हैं? और करेक्ट वर्जन के कंट्रोल्स क्या है? ट्रेनिंग, जॉब शेड्यूलिंग, सुपरविजन, रिव्यू। क्लियर? जॉब शेड्यूलिंग का मतलब है सिस्टम में ही ऑप्शन बिल्ड कर देंगे कि रेलिवेंट टाइम पे कौन सा प्रोग्राम यूज करना। ठीक है, जैसे शायद मैंने एक जगह पढ़ा था, पता नहीं कंफर्म नहीं मुझे, कि हमारे जो खेतीबाड़ी करते हैं ट्यूबवेल लगे होते हैं उनमें जो बिजली का मीटर लगा होता है उस पर डिफरेंट रेट्स होते हैं। वो शाम के रेट से अलग है और जो सुबह वाले रेट से अलग है। आपने कोई इस तरह की बात सुनी है? हाँ, नहीं डोमेस्टिक के कमर्शियल के रेट्स डिफरेंट है, लेकिन हमारा ये नहीं होता कि पी कार का रेट डिफरेंट है और ऑफ आवर्स का डिफरेंट है, वो सेम रेट होता है। नहीं, डिफरेंट रेट्स होते हैं क्या? हमें जो बिजली का बिल आता है घरों में उसमें पी कार्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ यूनिट देखता हूँ, टोटल यूनिट कितना है, शाम में रेट ज्यादा होता है। चले, तो ये अच्छी बात है। अच्छी, हमें एग्जांपल मिल गई जॉब शेड्यूलिंग की। ठीक है, क्लियर हो गया ये? नहीं मुझे क्या, मुझे भी बिल देते हुए कुछ दुख तो होता है यार, ऐसे ना कहते हैं आपको क्या पता, देखने की जरूरत क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे चल। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल्स। एक्सेस कंट्रोल वैसे तो हमारे यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं एक्सेस कंट्रोल्स, लेकिन अगर ये कैटेगरी लैदा बनाना चाहे लैदा भी बना सकते हैं। चाहे तो इस सारी की सारी कैटेगरी को यहाँ पे जो है फिजिकल एक्सेस, ये देखिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है,
और ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ये जरा सोचे ना, ये जो प्रोग्राम एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, प्रोग्राम लॉग्स, ये दोनों जरा देखे, ये कौन से कंट्रोल है भला? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी है। और यही यहां पे अलग से एक्सप्लेन करा है एग्जांपल के साथ। चाहे तो अब आप ये एक्सेस कंट्रोल इसके अंदर ही कवर कर लें, अलग से ना लिखें, चाहे तो इधर भी लिख लें, इधर भी लिख लें, उधर सिर्फ मेन पॉइंट लिख लें, इधर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बताइए कि एक्सेस कंट्रोल्स कितनी तरह के होते हैं? एक्सेस कंट्रोल्स करते क्या है? हमारे एसेट्स तक, रिसोर्सेज तक अनऑथोराइज्ड पर्सन को नहीं आने देते। अच्छा, कैसे नहीं आने देते? क्या हमारे सिर्फ टेंजिबल रिसोर्सेज एसेट्स को खतरा है कि हमारे इनटेंजिबल को भी? टेंजिबल के लिए कौन से कंट्रोल होते हैं? फिजिकल। और डाटा प्रोग्राम के लिए फिजिकल की एग्जांपल्स डोर लॉक्स, फेंस, सिक्योरिटी गार्ड, कुत्ते। अच्छा, ये मिसाल दी है कि साथ वाले को बुलाया है? सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल। अच्छा चलिए भाई एग्जाम, अच्छा लॉजिकल, अच्छा आप बता, आपके पास भी मौका है उससे बदला लेने का। अच्छा लॉजिकल, चलो इस बात पे हर जाने के तौर पे मैं 50 रुपए देने को तैयार हूं। यार इतनी भी क्या भेदभारी है भाई। फिजिकल और लॉजिकल में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के एग्जांपल्स क्या है? पासवर्ड और पासवर्ड और फायरवॉल और सिस्टम। अच्छा, अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में और कुछ बताएं ना बताएं, मैंने नोट किया। फायरवॉल सबसे पहले बता दें। इसको छोड़ा, अब सुनिए। वो कहते हैं अल्लाह करे कि हमारे जितने भी पिछली कैटेगरीज पड़ी है, पांचों की पांचों, वो सारे कंट्रोल्स सही परफॉर्म होते रहे और हमारी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी गुजर जाए। लेकिन जहां अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, वहां बुरे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो अगर कभी हमारे सिस्टम में तबाही फिर जाती है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, आईटी सिस्टम में हार्डवेयर उड़ गया, सॉफ्टवेयर गया और तबाह हो गया, आग लग गई, डाटा भी सारा खत्म, फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें दोबारा नए सिरे से सारा सिस्टम रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं कंटीजेंसी प्लानिंग एंड बैकअप। पहले कहता है पहली कोशिश तो ये करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मैयर्स हो कि आप अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर लें। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो? ऐसे मैयर्स, ऐसे स्टेप्स लिए हो कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर लें। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल होते हैं, कहीं आग लगे तो बजाय, यहाँ देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, कभी धुआं आता है तो वो छत पे कोई गोल सुराख होता है, उसे पानी गिरना शुरू हो जाता है फुहारे की शक्ल में, है छत नहीं लीक हो रही होती, भाई कंट्रोल होता है उनका। धुएं का मतलब है आग लगी हुई है, तो आग बुझाने के लिए पानी देखा है कि नहीं देखा? हाँ, तो ये आता है कह रहा है पहली कोशिश तो ये करें कि आग लगे, लेकिन अगर कभी आग लग जाए मैंने कहा क्या कोशिश आग लग जाए? हाँ नहीं सही है ना, आग लगेगी तो मुझे समझाने का मौका मिलेगा ना। हाँ, कि आग लगे तो कंट्रोल्स होने चाहिए कि वो बुझ जाए। भाई पूरी बात सुना करें, ऐसा ना करें, आधे कंसेप्ट भी आप गलत समझ आते हैं। भाई कोशिश करनी है कि आग लगे तो ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि फौरी तौर पे बुझ जाए। और फिर कह रहा है आगे चलते हैं अगली एग्जांपल। जब आप ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं इसका मतलब एग्जांपल समझ आ गई। डिजास्टर रिकवरी प्लान या कंटीजेंसी। डिजास्टर रिकवरी प्लान, कंटीजेंसी प्लान क्या होता है कि अगर कभी कोई बहुत ही बुरे हालात आ गए और हमारा सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, हम कैसे उसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। ये होती है कंटीजेंसी प्लानिंग। भाई ने पूछा कंटीजेंसी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, हाँ यही होती है। जैसे आप लोगों ने भी कंटीजेंसी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की होती है क्या? कि मैं करूंगा सीए, ना हुआ तो क्या बीए, ये कंटीजेंसी प्लानिंग है। बी क्लास में क्यों नहीं आया 8 दिन? सर बीकॉम के पेपर हो रहे थे, यही कहते हैं ना। तो ये क्या है? ये कंटीजेंसी प्लानिंग है। कंटीजेंसी, ताकि ये पता नहीं होना कि नहीं होना, कम से कम घर वालों को ये तो बता दे कोई डिग्री लेके आए हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर कभी आग लगी, हार्डवेयर भी गया, सॉफ्टवेयर भी गया, डाटा भी गया, तो रिकवर कर सके। इसके अब देखिए 3 चीजें उड़ी हमारी, हार्डवेयर गया, सॉफ्टवेयर गया, डाटा गया। हार्डवेयर के लिए क्या करें? बैकअप फाइल कौन सा हार्डवेयर लेके आएंगी? इंश्योरेंस करवाए, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस वाले जैसे ही आग लगे कि अगले घंटे में पैसे लेके हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे। भाई 2-4 महीने लगते हैं ना, और तब तक क्या करें? दूसरी एंटिटी के साथ एग्रीमेंट कर लें कि भाई जरूरत पड़ने पे आरजी तौर पे आप हमें अपने इक्विपमेंट को यूज करने की इजाजत दीजिए। अब जो जैज वाले हैं यूफोन वालों के पास जाएंगे, सर अगर किसी वजह से किसी इलाके में हमारी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम अपनी सारी ट्रैफिक आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे शिफ्ट कर लें। यूफोन वाले कहेंगे वो क्यों? कहेंगे सर इसलिए कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कल कल को अगर आपके साथ हादसा हुआ तो किसी दूसरे शहर में, वहां पे हम आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब ये दोनों का आपस में ये होता है थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना कि आप आरजी तौर पे हमें अपना इक्विपमेंट यूज करने की इजाजत देंगे। ये हो गया हमारा एग्रीमेंट विद अनदर एंटिटी। अच्छा, अगर तो बड़ा मसला हो तो उसके लिए एग्रीमेंट विद अनदर एंटिटी। अगर कोई छोटा मोटा मसला हो, कंप्यूटर वगैरह खराब हो गए, उनको भी तो ठीक कराना चाहिए। उनके लिए होता है वो याद है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल मेंटेनेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, छोटी मोटी मेंटेनेंस करवानी हो उसके लिए हमने एग्रीमेंट किए होते हैं। जैसे वो राइज में वो कंप्यूटर लैब वगैरह है, उसके लिए एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया, भैया जब भी कंप्यूटर खराब होगा आपको फोन करेंगे, फौरन आके ठीक करके जाएंगे। ठीक है, नहीं फौरन नहीं आता, जाहिर है वो हमारी कॉल के इंतजार में थोड़ी बाहर खड़ा होता है, घंटे 2 घंटे तो लगाने उस बेचारे ने। मेंटेनेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये हार्डवेयर यहां से आ गया, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए एग्रीमेंट हुए। डाटा का क्या करें? डाटा बैकअप से आएगा, बैकअप किया होगा।
ठीक है। और ऑफ साइड बैकअप, ऑफ साइड का मतलब पता क्या है, डी ड्राइव का बैकअप ई ड्राइव में नहीं रखना, सी में भी नहीं करना भाई जी। कुछ समझ आया आपको? तो बताइए हमारी कितनी कैटेगरीज हैं? 6। अब अगर ICAP आपसे पूछे कि जरा IT जनरल कंट्रोल की एग्जांपल्स बता दो, तो क्या बताएंगे? ये 6 बताएंगे और नंबर कोई नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स में आएगा और भाई मैंने तो कैटेगरीज पूछी ही नहीं, मैंने तो एग्जांपल पूछे थे। ठीक है, तो IT जनरल कंट्रोल की कैटेगरी और कंसेप्ट है, एग्जांपल्स और कंसेप्ट। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बताता है, ऑब्जेक्टिव समझ लगे ना तो फिर पता चलता है इधर कौन कौन सा कंट्रोल क्यों आ रहा है, वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं तो फिर रटा ही लगता है। भाई कुछ समझ आया आपको? याद कर लेंगे इसको। आज के लिए होम असाइनमेंट आपको कोई नहीं दे रहा, ताकि आप तसल्ली से समझ लें और इस चैप्टर को साथ साथ याद कर लें। आज का लेक्चर खत्म।